नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो इंडिया गठबंधन का हाल इस वक्त बहुत बुरा है। सभी साथी एक एक करके बिछड़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद जयंत चौधरी और अब फारूक अब्दुल्ला का नाम भी इसी लिस्ट में शुमार हो गया है, शामिल हो गया है। लेकिन हम देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ यानी कि कांग्रेस के साथ दो दल ऐसे हैं जो अभी भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तमाम परिस्थितियां बिगड़ रही हैं बावजूद इसके। एक तो बिहार से तेजस्वी यादव खड़े हुए नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, ये तिगड़ी इंडिया की क्या कुछ कर पाएगी? क्या इंडिया को फिर से जोड़ पाएगी? सवाल ये लेकर आज हम इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी बहिष्कार हमारे साथ हैं। संजीव जी, तिगड़ी का जिक्र किया मैंने, क्या होगा, क्या हो सकता है इस तिगड़ी के सहारे? क्या कोई समीकरण बैठता भी है या फिर ये सब हवाई बातें हो चली हैं? एक वाकया आपको सुनाता हूं। हुआ यूं कि लोकसभा में जब बजट पेश हुआ तो उसके बाद संसद से बाहर आए फारूक अब्दुल्ला। तो हम लोगों की ये कोशिश होती है कि जो बड़े नेता हैं उनकी पहली प्रतिक्रिया बजट पर क्या है वो ली जाए। तो मैंने उनको अप्रोच किया और उनसे सवाल करने लगा, तो वो लगे बजट की तारीफ करने। अच्छा। तो दो सवालों के बाद मुझे ऐसा लगा कि हर बार जिस तरह से वो प्रतिक्रिया देते थे इस बार वो नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या आप बजट के विषय में व्यंग्यात्मक हो रहे हैं? तो बोला नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं। तो उस वक्त मैं बहुत समझ नहीं पाया क्योंकि मुझे और भी लोगों के इंटरव्यू करने थे और विवेचना का वक्त नहीं था। लेकिन आज जब ये खबर आई है तो मुझे उस घटना का मर्म अब समझ में आ रहा है। और मुझे एक बात और याद आ रही है फारूक अब्दुल्ला की। कुछ दिन पहले जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था तो भी बड़ा पॉजिटिव थे वो राम मंदिर को लेकर और कह रहे थे हाँ इनविटेशन मिलेगा तो बिल्कुल जाएंगे। तो इस तरह की बातें वो कर रहे थे। हाँ, वो पहले संकेत दे रहे थे, वो यानी संकेत दे रहे थे, हम ही लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। और पत्रकारों में ये एडमिट करना चाहूंगा कि ये कमी आई है और अगर लोग इसकी शिकायत करते हैं तो गलत नहीं करते हैं, क्योंकि उस दिन इस पर मुझे कॉपी बनानी चाहिए थी। लेकिन ये सच है कि फारूक अब्दुल्ला के ऊपर परिवर्तन निदेशालय का मामला चल रहा है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड्स के गबन का उन पर आरोप है और ईडी की कार्रवाई जो उन पर हुई है उसके संदर्भ में उनको 2 दिन पहले ईडी से बुलावा आया था जिसमें वो पेश भी हुए थे। और ये पहली दफा नहीं है जब उनको बुलाया गया है, पहले भी वो ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर हुई है। और ऐसे में जबकि जम्मू कश्मीर में ये करीब करीब तय हो गया था कि जो दल है वहां सक्रिय राजनीति में, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला जिसके सरपरस्त हैं या पीडीपी जिसकी महबूबा सरपरस्त है और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर के टक्कर देंगे। और ज्यादा सीटें तो है नहीं, आप जानते हैं कि वहां मात्र 4 सीटें हैं संभवतः। तो वहां सब साथ रहेंगे और फिर विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा साथ में। तो आज जब ये घटनाक्रम सामने आया है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले लड़ेगी ये घोषणा की गई। जब साथ लड़ते तो इतना तय था कि जम्मू कश्मीर में दो हिस्से हैं, कश्मीर और जम्मू। तो जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी फिर भी अपना पैठ रखती है। कश्मीर में अगर सब साथ हो जाएं तो फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए कोई स्पेस नहीं बचता है। अब ऐसे में जबकि कंटेस्ट ट्रायंगुलर हो जाएगा और ट्रायंगुलर कंटेस्ट के बावजूद भी कश्मीर में चूंकि मुस्लिम बहुल है तो वहां पर बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। लेकिन अकेले लड़ने से एक नैतिक ताकत नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला में आ जाएगी कि पोस्ट पोल अलायंसेस भी होंगी। केवल प्री पोल अलायंसेस नहीं होती हैं। नतीजों के बाद बहुत से दल जो हैं वो सत्ता पक्ष के साथ चले जाते हैं। तो कोई नैतिक रूप से उनको सवाल नहीं करेगा तब अगर वो फिर से एनडीए की तरफ जाते हैं। वो पहले भी रह चुके हैं।
उसकी वजह यह है हिमांशु कि जो चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो लोकसभा के साथ होने जा रहे हैं, जो हमारी जानकारी है। और वहां आप जानते हैं बहुत दिन हो गए राष्ट्रपति शासन को, तो अब चुनाव वहां पर कराना एक प्रेशर है। डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज भी खत्म हो गया है और चुनाव के बाद ये स्थिति उभरेगी कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी और कश्मीर में कोई और पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, पीडीपी भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है। तो वो अपने लिए एक संभावित एलाय की तलाश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिना जम्मू के समर्थन के सरकार श्रीनगर में बनेगी नहीं। तो बहुत गुणागणित लगा लिया उन्होंने और मुझे लगता है कि उनकी राह यही नहीं रुकेगी, वो एनडीए की तरफ जाएंगे। वो भी चले गए, इससे पहले अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का रुख भी हमने देखा है। धीरे धीरे करके सब जा रहे हैं। इस बीच मैंने तिगड़ी का जिक्र किया था शुरुआत में। क्या ये तिगड़ी, और राजनीति में तो खैर अखिलेश और राहुल गांधी युवा ही कहे जाते हैं और तेजस्वी तो खैर अभी नहीं है, तो किस तरह से देखें ये तिगड़ी क्या कुछ कर पाने में कामयाब होगी? कैसे देखा जाए क्योंकि यही लोग खड़े हैं, बाकी तो कोई खड़ा नहीं है। यह आपका सही है कहना कि यूथफुल एनर्जी वाले 3 नेता ये हैं। युवा या लेस युवा पर डिबेट हो सकता है, पर राहुल गांधी के अंदर भी वही यूथफुल एनर्जी है। सही बात। हाँ, और वो 50 साल से ज्यादा उम्र का कोई हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है, चल चुका है। 40 साल वाले नहीं चल पा रहे आज तक। तो यूथफुल एनर्जी भी है और अखिलेश यादव भी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं और उनका भी अपना एक यूथफुल एनर्जी है। तेजस्वी तो खैर युवा है ही। तो इन तीनों की जो राजनीति है वो अलग तरीके से आकार ले रही है और जो घुटे नेता है, जो पुराने नेता है भारतीय राजनीति में कई शतरंज की बाजियां खेल चुके हैं, उनकी राजनीति अलग तरीके से आकार ले रही है। हालांकि तेजस्वी के साथ तो लालू जी है। हाँ, बावजूद इसके देखिए लालू जी का है क्या कि लालू जी राजनीति में और लंबा रहे भगवान करे, लेकिन पटाक्षेप की तरफ ऐसा लगता है कि वो बढ़ेंगे, क्योंकि शारीरिक समस्याएं तो हैं उनके साथ और जाहिर है कि गाइडिंग फोर्स के तौर पर वो हैं, लेकिन जो फैसले लिए जा रहे हैं और तमाम चीजें हैं उसमें जाहिर है कि अब स्टैंप हम लोगों को तेजस्वी का साफ दिखाई पड़ता है। तो आप देखिए कि इन तीनों नेताओं का जो एक आकार है, और भारत के सबसे बड़े राज्य में अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं और जाहिर है कि एक मजबूत नेता है, और भारतीय जनता पार्टी एक पोल है और अखिलेश यादव दूसरे पोल है, कुछ इस तरह का एक गुणागणित है। और दूसरे जो इंडिया ब्लॉक के नेता थे, और उसमें आप ममता बनर्जी को गिन लीजिए, उसमें आप नीतीश कुमार को गिन लीजिए, उसमें आप जयंत चौधरी को गिन लीजिए, उसमें आप अरविंद केजरीवाल को गिन लीजिए, और अब उसमें फारूक अब्दुल्ला को गिन लीजिए। तो ये जो 5 हाई प्रोफाइल एग्जिट्स हुई हैं, उसको मैं एग्जिट ही मानूंगा, और करीब करीब सब उसी दरवाजे की तरफ गए हैं। कुछ थोड़े बाहर चले गए, कुछ एकदम बाहर चले गए, कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर जाने के लिए आतुर हैं, लेकिन कमोबेश उसी राह पर हैं सब, जिसमें कि इंडिया की ताकत कमती है और भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए की ताकत मजबूत होती है। अभी मूड ऑफ द नेशन एक सर्वे आया था, हालांकि सर्वेस पे बहुत नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें ये बताया गया था कि जो अगस्त की स्थिति थी इंडिया गठबंधन की, उसमें वो 190 से ज्यादा सीटें जीतती हुई नजर आ रही थी, लेस देन 200। और वो अब जबकि ये जो हाई प्रोफाइल एग्जिट्स हुई हैं, उसमें जाहिर है कि उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब का एग्जिट को नहीं काउंट किया गया था, तो वो घट करके 160 के आसपास हो गई है। तो एग्जिट्स तो मैटर करती हैं। तो ये अपने आप में एक हकीकत है कि ये सब के सब अपने एग्जिट से, अपने पलायन से, थ्योरी में कुछ भी कहे, मदद जो है वो जा रही है एक ही तरफ, भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को। तो ये एक पैटर्न है जिसको कि आसानी से समझा जा सकता है। राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे हैं, वो जब तक यात्रा खत्म करेंगे तब तक इलेक्शंस का बिल्कुल समय आ जाएगा, या फिर अनाउंस होने वाले होंगे, 1-1.5 हफ्ता मान के चलिए।
ऐसी स्थिति में जब सब जा रहे हैं और राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की यात्रा पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये सही है और क्या ये सही वक्त था। क्योंकि जब इम्पैक्ट सामने आने लगते हैं तब आपके जो एक्शंस है उस पर सवाल उठते हैं। अगर सब जुड़ रहे होते, सब साथ आ रहे होते, तो अरे राहुल गांधी ने देखिए सबको एक मंच पे किया, ये किया। लेकिन अब जब टूट रहे हैं तो यात्रा पे सवाल उठ रहा है। हिमांशु, एक चीज आपने गौर किया होगा कि जितने भी पलायन हुए हैं ये इंडिया गठबंधन से, उसमें एक कॉमन शिकायत की गई है, और वो शिकायत ये है कि समय से सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। फारूक साहब ने वही बात कही, ममता जी की भी वही शिकायत थी, अरविंद केजरीवाल ने इंडिपेंडेंटली लड़ने की जो घोषणा की उसमें भी यही शिकायत थी, और जो भी नीतीश जी की तो सबसे ज्यादा शिकायत थी कि भाई कांग्रेस जो है वो उसने सीटों के बंटवारे में बहुत गंभीरता नहीं दिखाई, उसने लेट कर दिया। अब देखिए, ऐसा लगता है कि बोलने के लिए कुछ बातें बोली जाती हैं तो वो बोली जाएंगी। हमारा और आपका अगर साथ है तो तमाम मुश्किलों के बावजूद वो रहेगा। अगर हमें आप चुनाव लड़ना है तो हम लड़ेंगे, और ये जो चीजें हैं ये पर्दे के अंदर सेटल कर ली जाती हैं। 2 सीट आपका कम, 1 सीट हमारा ज्यादा, हम आपको राज्यसभा में मदद करेंगे, इस तरह से बातें होकर के हो जाती हैं। जब आपके पास बहाने नहीं होते हैं तो आप इस तरह के बहाने लाते हैं। 5 लोगों को एक ही बहाना था तो 5 ने मिलकर के इस बहाने को खत्म क्यों नहीं किया? प्रश्न तो यहाँ ये है। अब देखिए, क्योंकि राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे। हाँ, अब देखिए, आपने कहा कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है। क्या इन सहयोगियों के लिए यात्रा छोड़ करके दिल्ली में बैठना बहुत फायदेमंद होता? जिनको जाना ही था और जो बहाने के तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस सीट फाइनल नहीं कर रही है, उनके लिए क्या यात्रा छोड़ना और क्या दिल्ली में बैठना उनके लिए, जिनको देर से बेर सीटों के फाइनल होने के बाद भी जाना ही था। और उस वक्त किरकिरी ज्यादा होती अगर ये सीटें अपने नाम करा लेते और उसके बाद चले जाते। ये कुछ वैसा ही होता कि कन्वीनर बन जाते नीतीश जी और उसके बाद चले जाते, या प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बन जाते और उसके बाद चले जाते, सीटें ले लेते फारूक साहब और उसके बाद चले जाते। तो ये जो जयंत चौधरी को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते उनके साथ बैठ करके और फिर वो चले जाते। तो ये दिक्कतें उनको तो सीटें दे भी दी थी अखिलेश ने। जी हाँ, देखिए, अब उन्होंने फेसबुक पर दोनों ने घोषणा भी कर दिया था, लेकिन क्या हुआ? तो वो एक जो रुसवाई है, जो किरकिरी होती है, वो मतलब भारतीय राजनीति में माहौल के रूप में देखा जाता है। तो इसको ऐसा लगता है रणनीतिक तौर पर कांग्रेस के जो नेता है वो इसको डिले कर रहे हैं कि लेट द पोल्स गेट अनाउंस्ड, जैसे ही घोषणा होती है उस वक्त के आसपास करेंगे, क्योंकि दिमाग में सबों के खाका खिंचा हुआ है। सब अपनी अपनी सीटों को बहुत दांत से पकड़ेंगे और बहुत हिसाब से लड़ेंगे, और उस हिसाब से सबों की तैयारियां, आइडेंटिफाइड कैंडिडेट्स हैं सबों के। कोई पहला चुनाव नहीं होने जा रहा है, सबको पता है कि यहाँ कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ये सीट जो है वो धार्मिक एंगल वाली सीट है, यहाँ पर ये उम्मीदवार हमारा बेहतर है। इस तरह से सबको पता है, सबको एक दूसरे की स्ट्रेंथ पता है, वीकनेसेस पता है। कुछ सीटें ऊपर खींचतान होनी थी, लेकिन ये वजह है, ऐसा नहीं है। और इस कारण से मुझे लगता है कि राहुल गांधी लौटे नहीं। हर वो इंपॉर्टेंट काम के लिए आए, हर इंपॉर्टेंट काम के लिए वो दिल्ली आए, और जाहिर है कि अगर सीट शेयरिंग पर बैठक होती तो भी आते। लेकिन देखिए, अशोक गहलोत लगे रहे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में लगे रहे, वो सक्सेस तो नहीं मिला। वहां सीटें घोषित कर दी गई, केजरीवाल जी के द्वारा भी घोषित कर दी गई, और बिहार में सबों को पता है कि कांग्रेस कौन लड़ेगी सीटें, उसमें शेयरिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सबों को पता है वो जो ट्रेडिशनल सीट्स हैं उसकी वो कौन कौन है। क्या किसी चमत्कार की उम्मीद है अब कि ये जो लोग भी अभी से बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे या फिर हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया हम 13 सीट पे लड़ेंगे, आपको दिल्ली में 1 सीट देंगे, ममता जी कह रही है हम 1 सीट छोड़ रहे हैं आपके लिए, तो क्या ये चमत्कार हो सकता है कि ये सब आने जब इलेक्शंस अनाउंस हो और उसके आसपास चीजें एक बार सेटल हो जाए और कांग्रेस भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले, या फिर जो छत्रप है वो भी कॉम्प्रोमाइज कर ले और चीजें फिर से सेटल हो जाए? जो अभी गेम बिखरा बिखरा सा लग रहा है, क्या उसके जुड़ने की कोई संभावना नजर आती है, या फिर रिश्ते इतने तल्ख हो गए हैं, तीखे हो गए हैं कि चीजें अब नहीं सुधर सकती, यहाँ से खराबी होनी है, बनना कुछ नहीं है? मैं इसको ऐसे देखता हूं कि कोई ममता जी आकर
उत्तर प्रदेश में तो मदद करने वाली थी नहीं, बिल्कुल। या अरविंद केजरीवाल के पंजाब में मदद अखिलेश तो करने वाले थे नहीं। सबकी अपनी अपनी राजनीतिक ताकत है और वो अपने अपने क्षेत्रों में सीमित है। हाँ, ये था कि कांग्रेस हो सकता है कुछ वोट इधर से उधर कुछ क्षेत्रों में ममता जी के लिए बंगाल में कर सकती है, या वो कर सकती है तेजस्वी के लिए बिहार में, या अखिलेश के लिए, यहाँ तक कि वो दिल्ली में केजरीवाल जी के लिए कर सकती है। लेकिन इसके अलावा और किसी दल में वो क्षमता तो थी नहीं। तो वो एक नोशनल ज्यादा था, आभासी जिसको कहते हैं, कि भाई सारे नेता हैं और एक दूसरे का हाथ उठा रहे हैं। उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। अपने अपने क्षेत्रों में सब लोग लड़ेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपनी एनर्जी। लेकिन 1-on-1 का जो फॉर्मूला निकला था उस पे काम हो पाएगा क्या? क्योंकि आप ठीक है, आप अगर कह रहे हैं कि हम 42 सीटों पर लड़ेंगे, हम इतनी सीटों 40 सीटों पर लड़ेंगे बिहार के अंदर, तो अगर हर दल अपना अपना कैंडिडेट खड़ा कर देगा तो 1-on-1 का एक्शन खत्म ही हो जाएगा। फिर तो वो जो फॉर्मूला बना था उसका क्या ही मतलब। आप देखिए 1-on-1 की बात अगर नेता तय करने लगेंगे तो जनता के लिए क्या बचेगा? और जनता भी तो तय करती है कुछ। आपने देखा नहीं बंगाल में किस तरह से कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को वोट ही नहीं मिला, एक सीट नहीं जीत पाए। अगर कोई खड़ा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो ममता बनर्जी को दिया गया। सारी वोट्स जो कभी बिलोंग करती थी कम्युनिस्ट को और कांग्रेस को, और ममता बनर्जी के खिलाफ जो वोट्स थी वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी को गई। उसमें कांग्रेस की भी वोट्स नहीं होंगी। दो ध्रुवीय हो गई है राजनीति। इसीलिए नेता ही तय करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि 1-on-1 अब जनता तय कर रही है। और आप देखिए, इस बात को मैंने महसूस किया था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भले ही मायावती खड़ी रही और सब पे किया, उनको भी एक सीट नहीं आई। उनके कोर वोट बैंक के वोट्स उनको मिल गए, पर यहां भी अखिलेश यादव बनाम बीजेपी ही रहा। दिल्ली में लाख हाथ पैर मार ले, कांग्रेस वोट तो शेयर ले आ सकती है, पर केजरीवाल बनाम बीजेपी ही है। तो ये जो 1-on-1 का सिलसिला है ना, ये जनता ने अपने दिमाग में बिठा लिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक खड़े हैं और एक तरफ उनके विरोधी खड़े हैं। लेकिन और भी आसान हो जाता ना कि अगर एक जो कैंडिडेट सत्ता पक्ष का है जिसे पूरा एनडीए सपोर्ट कर रहा है और एक है जिसे पूरा इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो बड़ा इजी हो जाता। नहीं, थियोरेटिकली ये कई बार पेपर पर सही लग सकता है, जमीन पर जो है वो गड़बड़ हो जाता है। मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट हैं और 2 एक कास्ट के हैं। एक बीजेपी वाला कास्ट है और दूसरा जो इंडिया गठबंधन का पूर्व सहयोगी है उसने उसी कास्ट का दे रखा है, और तीसरा जो है निर्दलीय नहीं, और तीसरा मान लीजिए कि वो सपा का उम्मीदवार दूसरे कास्ट का है। हाँ। तो इसके वोट तो कटेंगे अगर वो तीसरा व्यक्ति खड़ा हो जाता है जो कि इंडिया गठबंधन की ही किसी पार्टी का है। तो इस तरह से कई दफे ऐसा नहीं है कि 1-on-1 में ही फाइट होती है, कई दफे किसी कैंडिडेट के खड़े हो जाने से किसी को भी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ये चीजें देखिए, भारतीय चुनाव में एक चीज है, बहुत कुछ कंट्रोल्ड तरीके से नहीं किया जाता है। एक विचार के तौर पर इंडिया आया और वो विचार के तौर पर विचार नहीं मरते, फैक्ट्स आर प्योर, वो वैसे ही रह जाते हैं। फैक्ट ये है कि एक बड़ा वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है, उसे तय करने दीजिए कि वो पात्र कौन है जिसको हम वोट देंगे। एक बड़ा वोट बैंक है जो बीजेपी के समर्थन में खड़ा है, उसे तय करने दीजिए कि हम बीजेपी को वोट देंगे, उसके खिलाफ वाले दूसरी तरफ वोट देंगे, और दोनों में किसका ज्यादा है वो जीतेगा। मुझे लगता है कि इतने एग्जिट्स हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम फारूक साहब टू केजरीवाल जी टू जयंत चौधरी टू नीतीश कुमार टू ममता बनर्जी। नीतीश कुमार का तो सबसे शॉकिंग था। तो इसमें ये जनता के दिमाग में भी बातें जा रही है कि आइडिया तो हमारे पास आ चुका ना, ये 1-on-1 फाइट होनी चाहिए। अब बाकी नेता रहे ना रहे, उस दिन नेता कहाँ मैटर करते हैं, उस क्षेत्र का 2 उम्मीदवार मैटर करता है। सही बात है, एक जो सिटिंग एमपी है और दूसरा जो चैलेंजर है, और इन दोनों के बीच बड़े आराम से जनता तय करेगी। हाँ, ये जरूर है कि ऊपर देखता है वोटर किसके लिए मैं कर रहा हूं। तो हिंदी पट्टी में ये जो त्रिमूर्ति आपने कहा है, राहुल की, तेजस्वी की और अखिलेश की, जाहिर है इनको देख करके कम से कम हिंदी पट्टी में वोटिंग तो जरूर हो। चलिए देखते हैं क्या होता है और क्या पैटर्न रहता है। फिलहाल
एक एक करके लोग जा रहे हैं। अब देखिए क्या आगे रणनीति रहती है और राहुल गांधी अपनी यात्रा में और आगे क्या कहते हैं, सुनते हैं, क्योंकि वो वही बातें दोहरा रहे हैं बार बार जो शुरुआत से वो कहते आए हैं कि किस तरह से देश को तानाशाही हो रही है या तमाम चीजें, वही बातें रिपीट कर रहे हैं। तो उससे क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि पिछली बार की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो काफी सक्सेसफुल कही जा रही थी, लेकिन इस बार की यात्रा उतनी इंपैक्टफुल नजर नहीं आ रही है। और जबकि इलेक्शंस आ गए, इलेक्शन इतने करीब है और चीजें बहुत बन बिगड़ रही हैं। देखिए क्या होता है आगे। आपको क्या लग रहा है हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।